KGS 70 टारगेटेड टेस्ट है मेंस का, सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी का सेट है। प्रस्तावना के विकास पर चर्चा कीजिए और उन संवैधानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें जिनके कारण इसे अपनाया गया है। उत्तर देखते हैं। प्रस्तावना हम भारत के लोक वाक्यांश से शुरू होती है जो इस पर प्रकाश डालती है कि संविधान की शक्ति और अधिकार नागरिकों से उत्पन्न होती है। प्रस्तावना संविधान के लिए आधार निर्मित करती है, इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। आधारभूत संरचना के आधार भी जो प्रमुख संवैधानिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जैसा कि के.एम. मुंशी का कथन है कि प्रस्तावना भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। प्रस्तावना को कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी देखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना का विकास कैसे हुआ है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावना के आदर्श को निर्धारित किया गया है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। लिखने का काम किए थे मोतीलाल नेहरू। फिर 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना भी लिया गया प्रस्तावना के रूप में, और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुई थी, लागू भी कर दिया गया। हम देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता के महत्व पर जोर दिया गया है। प्रस्तावना में भारत के ऐतिहासिक और औपनिवेशिक संघर्षों के माध्यम से गढ़े गए आदर्शों को समाहित किया गया है तथा यह औपनिवेशिक शासन से संप्रभु गणराज्य में संक्रमण कर रहे समाज के आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब देखते हैं ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों अपनाया गया, कारण क्या था। तो प्रस्तावना विभिन्न नेताओं के दर्शन के प्रतीक है, जैसे गांधी की अहिंसा का दर्शन, सर्वोदय का कल्याण, समाज की समानता और भाईचारे की भावना। प्राचीन भारतीय शासन और राजनीतिक दर्शन कल्याण और न्याय पर केंद्रित है। धर्म की अवधारणा को आधुनिक संवैधानिकता जैसे कि न्याय, समानता, नैतिक शासन जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक युग ने लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया तथा 1909, 1919, 1935 के भारत सरकार अधिनियमों जैसे कानूनों ने धीरे धीरे प्रतिनिधि शासन के सीमित स्वरूप को स्थापना की। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1976, फ्रांसीसी मानव और नागरिक की घोषणा 1989 अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ने भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों को आकार देने के प्रेरित किया। इसके बाद देखते हैं अपनाया किसे गया। तो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिए थे। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्यों ने विस्तृत चर्चा के भाग लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावना संविधान के मूल सिद्धांतों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करे। आयरिश संविधान से प्रस्तावना ने एक संरचनात्मक मॉडल के रूप में कार्य किया जो सामाजिक न्याय और समानता के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रस्तावना में निहित आदर्श
नागरिकों को न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है और अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त यह भारत के को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करके राष्ट्र की पहचान का प्रतीक है। नेक्स्ट है प्रासंगिक न्याय। प्रासंगिक न्याय निर्णयों की सहायता में संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो यह है संविधान देश के मौलिक कानून है और राष्ट्र की विचारधारा और दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। संवैधानिक नैतिकता शब्द का श्रेय अंबेडकर को दिया जाता है, जिन्होंने पहली बार इसका प्रयोग 4 नवंबर 1948 को संविधान के मसौदे पर अपने भाषण में किया। संवैधानिक नैतिकता में मुख्य रूप 3 पहलुओं में शामिल है, जो इस प्रकार है। पहला है संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान की घोषणा करता है और इसमें संविधान का न केवल अक्षरशः बल्कि उसकी भावना का भी सम्मान करना शामिल है। यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक आदर्शों का उपयोग करके जटिल मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। संवैधानिक नैतिकता को निर्धारित करने वाले विभिन्न निर्णय। पहला है केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद में क्या हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को पुष्टि की, जो भारत के संसद को संशोधन के पूर्व की शक्ति से वंचित करता है, यानी कि कोई निगेटिव संशोधन नहीं करता। यह संविधान के सार को संरक्षित करने में संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का एक प्रारंभिक उदाहरण है। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार 2009। तो नाज फाउंडेशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता के सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखना चाहिए। इस निर्णय से आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता के अपराध से मुक्त कर दिया गया, यानी कि सार्वजनिक हित को बाधित करके व्यक्तिगत हित को, यानी कि संवैधानिक नैतिकता को महत्व दी गई, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा के महत्व पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर मामला 2018। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों पर आधारित संवैधानिक नैतिकता को धार्मिक रीति रिवाजों से ऊपर रखा जाना चाहिए। इसने समलैंगिक समानता को बरकरार रखते हुए सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। देन है संवैधानिक नैतिकता के महत्व क्या है। अब संवैधानिक नैतिकता के महत्व के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है कि न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने लोक लुभावनवाद की वृद्धि के बीच संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कौन दिया था? तो न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। किस पर? लोक लुभावनवाद की वृद्धि के बीच संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिए और सार्वजनिक जीवन में नैतिक दिशा निर्देश के महत्व पर प्रकाश डाला। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा
कि संवैधानिक नैतिकता जैसा कि B.R. अम्बेडकर ने कल्पना की थी केवल कानूनों के बारे में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के बारे में है। क्या बोले? उड़ीसा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा, यानी कि उड़ीसा हाईकोर्ट का यह न्याय निर्णय था कि संवैधानिक नैतिकता जैसा कि अम्बेडकर की कल्पना थी केवल कानूनों के बारे में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के बारे में है। नवतेज सिंह जौहर मामले में सामाजिक नैतिकता की अपेक्षा संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी गई। सबरीमाला के मामले में संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखा गया और धार्मिक रीति रिवाजों के तुलना में लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी गई। पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संवैधानिक नैतिकता के अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। इसे राज्य पर एक सीमाकारी बल बताया। क्या बोले? राज्य पर सीमाकारी बल जो संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्यों पर आधारित है। भारत के संघीय ढांचे पर जोर देते हुए जो विविधतापूर्ण है, CJI ने इस विविधता को बनाए रखने में न्यायाधीशों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संविधान की व्याख्या करने में विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो संघीय ढांचे पर जोर देते हुए CJI ने इस विविधता को बनाए रखने में न्यायमूर्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। क्या बोले? कि हम संविधान की व्याख्या करने में विशेष हो सकते हैं, लेकिन एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण न्यायालय की संवैधानिक नैतिकता के समझ से होता है। उसके बाद भारत में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। सी नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारत की समान नागरिक संहिता UCC से आया है कि क्रियान्वयन में बाधा के बारे में बताना है। तो देखते हैं पहले क्या है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है, यानी कि DPSP में है। उल्लेखित एक उदार बौद्धिक अवधारणा है। तो ये कैसा है? उदारवादी है अवधारणा, जो सभी नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों और विनियमों के एकीकृत समूह को संदर्भित करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है। क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार को प्रदत्त प्रावधान को चुनौती देती है। तो ये समानता के अधिकार को चुनौती देती है, जो भारत के क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण को सुरक्षित करता है। आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या अक्सर व्यक्तिगत कानूनों को शामिल करने के लिए की जाती है। हालांकि इसे आर्टिकल 44 के तहत दिए गए DPSP के साथ सामंजस्य बैठाना, जो समान नागरिक संहिता की मांग करता है, एक संवैधानिक चुनौती है। तो दो हो गया, एक तो होगा आर्टिकल 14, सेकेंड हो गया आर्टिकल 25। अब देखते हैं आर्टिकल 29 अलग अलग भाषाओं, लिपियों, संस्कृतियों को संरक्षित करने के अधिकार को गारंटी देता है, जिससे आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को अपने विशिष्ट
रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करने की अनुमति मिलती है। यह संवैधानिक सुरक्षा प्रायः चिंता को जन्म देती है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से सांस्कृतिक पहचानें नष्ट हो सकती हैं। उसके बाद अनुसूचित 6 में है कि पूर्वोत्तर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें उनके विशिष्ट रीति रिवाजों, शासन संरचनाओं और कानूनी प्रणालियों को मान्यता दी गई है। यह इस तर्क को पुष्टि करता है कि एक समान कानूनी ढांचा ऐसे समुदायों की विविध और स्थानीय परंपराओं को ध्यान में नहीं रख सकता। लास्ट क्या कह रहा है कि अनुसूचित 6 में ना पूर्वोत्तर राज्य के आदिवासी के क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या है तो विशिष्ट रीति रिवाजों, शासन संरचनाओं और कानूनी प्रावधानों को मान्यता दी गई है और इसको पुष्टि करता है, यानी कि ये पुष्टि करता है कि एक समान कानूनी ढांचा ऐसे समुदायों को विविध है और स्थानीय परंपराओं को ध्यान में नहीं रख सकता। तो ये भी एक है फैक्टर। अब है नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है। भारत एक बहुसंस्कृति और बहुधार्मिक देश है। यहाँ अलग अलग समुदायों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। एक समान संहिता लागू करना सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए खतरा माना जाता है। नेक्स्ट है आम सहमति का भी अभाव है। विभिन्न धार्मिक और समुदायों के नेताओं के बीच समान नागरिक संहिता की आवश्यकता या रूपरेखा को लेकर आम सहमति नहीं है। तो आम लोगों का भी सहमति नहीं है, एकमत नहीं है, ये भी एक बाधा है। विभिन्न विचारों की भिन्नता इसके निर्माण में कार्यान्वयन में जटिल बनाती है, यानी कि विभिन्नता जो है सोच में, तो इसका नीति निर्माण और क्रियान्वयन को जटिल बना रहा है। उसके बाद में जागरूकता और संवाद का भी अभाव है। समान नागरिक संहिता को संभावित लाभों और चुनौतियों के बारे में गहन समझ और चर्चा अक्सर सार्वजनिक चर्चा में नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप गलतफहमी या प्रतिरोध उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होता है, जागरूकता। इसके बाद है सामाजिक राजनीतिक चुनौतियाँ। समान नागरिक संहिता का विचार प्रायः राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा करता है। कुछ समुदाय इसे बहुसंख्यकों का पक्ष लेने के रूप में देखते हैं, जिससे उनकी पहचान खोने का डर पैदा होता है। राजनीतिक दल भी अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप अपनाने से बचते हैं, जिससे सर्वसम्मति बनाना कठिन हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होना चाहिए। सरकार को गोवा के समान नागरिक संहिता से प्रेरणा लेते हुए चरणबद्ध दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। इससे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक मान्यताओं को समान करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। तो लास्ट में क्या लिखना है कि समान नागरिक संहिता का विचार प्रायः क्या है तो राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा करता है। कुछ समुदाय इसे बहुसंख्यकों के पक्ष लेने के रूप में देखते हैं, जिससे उनकी पहचान खोने का डर पैदा होता है। और कुछ जो है राजनीतिक दल वोट बैंक की रक्षा के रूप में देखते हैं और उन्हें सर्वसम्मति बनाना कठिन हो जाता है इस तरह से। तो सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होना चाहिए। सरकार इस तरह से क्या होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होना चाहिए। सरकार को गोवा के समान नागरिक संहिता से प्रेरणा
लेते हुए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। ये हो गया 3 क्वेश्चन हो गया शॉर्ट वाला, अब 2 रह गया है। देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। तो ये है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें है? 163 में। 163 के तहत राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इसी में यह भी उल्लेख है कि राज्य की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के सहायता से परामर्श से अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। कौन सा आर्टिकल तहत? 164। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। तो नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री के राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की विधानसभा सदस्यों में से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। व्यवहार में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के या गठबंधन के नेता को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा यानी कि विधानमंडल का निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री पहले सदस्य नहीं है तो उसे अनियुक्ति तारीख से 6 मंथ के भीतर विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। राज्य विधानसभा चुनाव के बाद राज्यपाल स्पष्ट बहुमत वाले सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को आमतौर पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो सामान्यतः बहुमत दल के नेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं। यह स्थिति स्पष्ट न हो तो राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए अन्य नेताओं को आमंत्रित करने या विधानसभा में नेता चुनने तक एक अस्थायी मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। तो जब ये बहुमत ना सिद्ध हो, राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए अन्य नेताओं को आमंत्रित करने और विधानसभा में नेता चुनने का एक अस्थायी मुख्यमंत्री नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद उन्हें राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद शपथ भी राज्यपाल दिलाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और सरकार औपचारिक रूप से गठित करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निष्कर्ष में देखते हैं क्या है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के कार्यकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है जिसे विधानसभा का विश्वास हासिल होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक राज्य के कार्यकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और विधानसभा
का विश्वास हासिल होना चाहिए। जिसे क्या होना चाहिए? विधानसभा का विश्वास। शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ई नंबर, क्या है? तो भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता पर चर्चा करना है। देखते हैं भारतीय संघवाद और उसकी विशेषता क्या है। संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियों को केंद्र और उसके घटक भागों जैसे कि राज्य या प्रांत के बीच विभाजित किया जाता है। केशवानंद भारती और एसआर बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना। पहले तो संघवाद के बारे में बता दिया कि एक ऐसी अवधारणा है जो शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियों को केंद्र और राज्य जैसी मतलब दो भागों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य में बांटा जाता है। उसके बाद बताया कि केशवानंद भारती और एसआर बम्बई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान के मूल ढांचा माना है। तो संघवाद को सुप्रीम कोर्ट क्या माना है? मूल ढांचा। इसमें परिवर्तित नहीं किया जा, निगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं संघीय व्यवस्था की विशेषता। तो पहला दोहरी राज्य व्यवस्था है, यानी कि संघ एवं राज्य के को अपने क्षेत्र क्रमशः कार्य करने की संप्रभुता है। लिखित संविधान है, केंद्र और राज्य के बीच में गलतफहमी को दूर करने के लिए एक संविधान है। शक्तियों का पृथक्करण, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्गीकरण है। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, देश के सर्वोच्च कानून के एक रूपता सुनिश्चित करता है और मनमानी को रोकता है, यानी कि किसी भी अंग को निरंकुश होने से रोकता है। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निष्पक्ष तरीके से सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान है। द्विसदनीय विधायिका, इसमें केंद्रों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य संघ और द्विसदनीय विधानसभा, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। उसके बाद में है लचीलापन और कठोर। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन का प्रावधान है और संविधान में दो तरह के संशोधन किया गया है, एक तो लचीला है और एक कठोर है। साधारण बहुमत के तहत संशोधन के अनुमति है जो लचीला है, और कठोर के बीच में संतुलन स्थापित करता है। अब देखते हैं भारतीय संघवाद के सामने चुनौतियां क्या हैं। क्षेत्रवाद का पहला मामला है, इसमें देखते हैं स्वायत्तता की मांग होती है, जैसे कि गोरखा भूमि, बोडोलैंड संघीय संवाद की चुनौती देते हैं। उसके बाद है शक्ति का असंतुलन, यानी कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करता है। राजकोषीय संघवाद का अभाव, अनुदानों का असमान वितरण कुछ राज्यों के पक्ष में होता है। राजकोषीय संघवाद का अभाव कैसे है? तो अनुदानों का असमान वितरण कुछ राज्यों के पक्ष में होता है। उसके बाद में है असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व अलग अलग होते हैं। तो क्या क्या देखें, संघवाद के बारे में पहले देखें। संघवाद में दो चीज़ होता है, केंद्र और राज्य, और उसके बाद में इसकी विशेषता में देखें ये मामला कौन कौन सा गया है, किसमें बोला गया है कि ये संघवाद, भारतीय संघवाद को मूल ढांचा बनाया गया। तो केशवानंद और एसआर बम्बई में। उसके बाद में विशेषता है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, लिखित संविधान है, शक्तियों का पृथक्करण है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है, लचीलापन और कठोर है। और चुनौतियां में देखते हैं तो क्षेत्रवाद का मामला है, एग्जाम्पल में गोरखा भूमि में बोडोलैंड हो जाएगा। शक्ति का असंतुलन है, यानी कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करता है। और राजकोषीय संघवाद का अभाव, यानी कि अनुदानों के
असमान वितरण कुछ राज्यों के पक्ष में होता है। उसके बाद में है असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व अलग अलग है। अब देखते हैं सुझाव क्या क्या हो सकता है। तो विभिन्न संस्कृतियों, भाषा, क्षेत्रीय पहचानों को समान किया जाना चाहिए और उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। इससे किसी भी समुदाय या क्षेत्र को अलग थलग महसूस नहीं होगा, जिससे विविधता को अपनाते हुए एकता बनाने में मदद मिलेगी। सेकंड है राज्य के मामलों में केंद्र के मामलों में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास सभी राज्यों और क्षेत्रों को में समान रूप से होना चाहिए, जिससे कुछ क्षेत्रों में संविधानों के संकेंद्रण को रोका जा सके। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और समग्र राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने में मदद करता है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जैसी सरकारी पहल सहकारी संघवाद को दर्शाती है। अधिक सरकारी पहल और नीति आयोग और वित्त आयोग जैसे संस्थाएं संघवाद को बढ़ावा देगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह अनुच्छेद किस प्रकार विकसित हुआ है और भारत में मानवाधिकारों के विस्तार में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो की पॉइंट क्या क्या हो गया? पहले तो है कि अनुच्छेद 21 के बारे में बताना है। उसके बाद में जो कि व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है। इसके बाद में न्याय निर्णय जो भी हुआ है वो सब वाद विवाद बताना है। और यह अनुच्छेद किस प्रकार विकसित हुआ, तो ये कैसे इतना बड़ा हो गया आर्टिकल 21 में टोटल 36-38 प्रकार के अधिकार है, तो कैसे बड़ा हुआ उस चीज़ के बारे में भी प्रकाश डालना है। और भारत में मानवाधिकार के विस्तार, तो मानवाधिकार के बारे में भी एक टॉपिक डालना है, इसी का सब टॉपिक है। और इसके महत्व पर चर्चा करें। देखते हैं आंसर कैसे कैसे है। अनुच्छेद 21 प्रक्रियात्मक मैग्ना कार्टा है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये कथन किसका है? जस्टिस अय्यर का। बहुत अच्छा कथन है। 21 क्या है? प्रतिक्रियात्मक मैग्ना कार्टा है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा किसी को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय किसी वैध प्रक्रिया के। यह संविधान विशेष रूप से राज्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की सुरक्षा प्रदान करता है, जो इस अधिकार का उल्लंघन कर सकती है, न कि निजी व्यक्तियों के उल्लंघन के विरुद्ध है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति को न्याय के लिए नियमित कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। तो वही चीज़ है कि अधिकार एक तरफ से दिए गया है, दूसरी तरफ से छीन लिया गया है। आप तब तक बोलिए या जब तक अपना अधिकार का प्रयोग कीजिए, सामने वाला अपना अधिकार खो ना दे या सामने वाले के अधिकार का हनन ना हो, तो हो जाएगा
उसके बाद देखते हैं, समय के साथ विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 की व्याख्या की विस्तार हुआ है, जिसमें यह माना गया है कि इसमें न जीवन का अधिकार शामिल है बल्कि अन्य आवश्यक अधिकार भी शामिल है, जैसे कि निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार तथा स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तत्व। अनुच्छेद 21 में क्या क्या है? विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 में व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार की गई है, जिसमें इस प्रावधान में विभिन्न पहलुओं को विस्तार से चर्चा की गई है। इसके निर्णय से निम्नलिखित तत्व उभर करके सामने आए हैं। देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन के स्वतंत्रता की गारंटी कौन लेता है? 21, न कि केवल नागरिकों। तो ये नागरिक और जो नागरिक ना हो, अनिवासी हो, उनके लिए भी है। इसका अर्थ यह है कि कैदियों सहित सभी पर लागू होते हैं जो जेल में रहते हुए भी अपने अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पढ़ने और लिखने का अधिकार, संपत्ति के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा को बरकरार रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या की है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जैसा कि फ्रांसिस बनाम केंद्र शासित प्रदेश 1981 में देखा गया है। इस व्यापक व्याख्या में विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं, जैसे कि निलंबन के दौरान न्यूनतम निर्वहन अधिकार, चंद्रभान मामला 1983, बंधुआ मजदूरी और अनुचित परिस्थितियों से सुरक्षा, यानी कि पीपुल्स यूनियन बनाम भारत संघ 1982, कानूनी तरीकों से आजीवन का अधिकार, यानी कि डीटीसी बनाम मजदूर संघ 1991, और तत्काल चिकित्सा का सहायता का अधिकार, यह आया था परमानंद बनाम भारत संघ 1989। ये अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने से जुड़े हैं। तो इसमें बहुत सारा केस है। क्या क्या है, एक दो याद कर लेते हैं। पहला तो है न्यूनतम निर्वहन, निलंबन के दौरान न्यूनतम निर्वाह का अधिकार, चंद्रभान मामला में 1983 में दिखा था। बंधुआ मजदूरी और अनुचित परिस्थितियों में सुरक्षा, पीपुल्स यूनियन बनाम भारत संघ 1982 में दिखा। और कानूनी तरीकों से आजीविका का अधिकार, डीटीसी बनाम मजदूर संघ 1991 में दिखा। तत्काल चिकित्सा सहायता का अधिकार परमानंद बनाम 1989 में दिखा। ये सब क्या है? तो गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित क्या क्या हुआ। तो 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति का व्यापक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल है, जैसा कि आवागमन का अधिकार, विदेश यात्रा, कैदियों के लिए त्वरित सुनवाई। इसमें हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव 1979 हुआ था। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाम नादकर्णी 1983 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन और स्वतंत्रता के
उदारता पूर्वक व्याख्या की। तो सर्वोच्च न्यायालय जीवन और स्वतंत्रता की क्या किया है? उदारता पूर्वक व्याख्या किया है। 21 का विस्तार करते हुए इसमें प्रदूषण मुक्त जल और वायु, भोजन, शिक्षा, स्वस्थ पर्यावरण के विभिन्न अधिकार को शामिल किया है। इसके बाद में है कि इस व्याख्या से संविधान के कुछ निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया। अब राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि लोग सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब राज्य के लिए डीपीएसपी में बोला गया है कि रोज सम्मान के साथ जीवन यापन जी सके। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदान करना, प्रदूषण कम करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन में मदद करना और जेलों और संरक्षण गृहों में मानवीय स्थिति सुधारने जैसे उत्तरदायित्व शामिल है। अब देखते हैं न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से 21 की व्याख्या कैसे हुई है। तो सर्वप्रथम तो गोपालन बनाम भारत संघ आया था, AK गोपालन केस। इसमें क्या हुआ? तो ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 21 के तहत सुरक्षा केवल मानवीय कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मानवीय विधायी कार्रवाई से। इसका अर्थ है कि राज्य कानून के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, जो 21 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों को संकीर्ण व्याख्या को दर्शाता है। तो AK गोपालन में लिमिटेड किया गया है, संकीर्ण किया गया है। अब देखते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा मेनका गांधी के पासपोर्ट को मनमाने ढंग से जब्त करने के मामले में विचार किया, जिसमें 21 के तहत उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि विदेश यात्रा के अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है। तो विदेश यात्रा करना भी एक मौलिक अधिकार है। इस निर्णय में AK गोपालन मामले की संकीर्ण व्याख्या को उलट दिया गया। उस टाइम जो संकीर्णता आई थी उसको उलट दिया गया और अनुच्छेद 19 और 21 के बीच संबंध को उजागर किया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि कोई भी कानून जो व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करता है, वह निष्पक्ष, उचित और मनमाना नहीं होना चाहिए, जिससे अनुच्छेद 19 और 21 के तहत सुरक्षा सुनिश्चित हो। यानी कि उसमें 21 और 19 में कोई मनमाने ढंग नहीं चलेगा। उसके बाद आया है न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। तो पुट्टास्वामी में आधार कार्ड से संबंधित था। आधार कार्ड योजना पर केंद्रित था मामला। इसमें निवासियों के व्यक्तिगत जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना शामिल था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया। न्यायालय ने यह भी माना कि निजता का अधिकार 14 में समानता और 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इस निर्णय ने पुष्टि की कि निजता के अधिकार एक आवश्यक और संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। उसके बाद बियॉन्ड विश्वास बनाम भारत संघ 2017 में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उस नियम की समीक्षा की जिसके तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया।
तो 2017 में जो आया था किसमें, तो आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्यता दाखिल था। याचिकाकर्ता का तर्क दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता जैसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होता है इससे। हालांकि न्यायालय ने यह पहले नियम का समर्थन करने का निर्णय लिया कि आधार पंजीकरण स्वैच्छिक प्रकृति का खंडन नहीं होता, जैसे कि अधिनियम 2016 में उल्लिखित है। उसके बाद है सुचित्रा विश्वास बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 2010। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 के तहत प्रजनन संबंधी विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक महिला के अधिकार को बरकरार रखा। भले ही महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त और अनाथ थी, लेकिन कोर्ट ने पुष्टि की कि एक महिला के गर्भावस्था को जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी कि इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रजनन के संबंध में महिला की पसंद पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब है अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ 2018। दिल्ली में वायु प्रदूषण विशेष रूप में पटाखों के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम के बारे में चिंतित शिशुओं द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 25 और जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 को खत्म नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि अगर कोई धार्मिक प्रथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है तो वह संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है। इस निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन का अधिकार उन धार्मिक प्रथाओं के अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। इसके बाद में है रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव भारत संघ 2012। रामलीला मैदान में देखते हैं क्या हुआ था। न्यायालय ने भ्रष्टाचार विरोधी रैलियों में शांतिपूर्ण तरीके से हो रही भीड़भाड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग के मामले में संबोधित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निद्रा का अधिकार 21 के तहत जीवन के अधिकार का भाग है। तो रामलीला वाला मैदान में क्या है, निद्रा का अधिकार आया था 21 के तहत, क्योंकि नींद स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। किसी भी दिन खलल डालना, नींद में खलल डालना एक तरह के यातना माना जाता है और न्यायालय ने सोने के अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में मान्यता दी। पीड़ितों के मुआवजे देने का आदेश भी दिया था। उसके बाद ज्ञान और कौल मामला आया है, ज्ञान कौर मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या वैध नहीं है। हालांकि 21 के तहत जीवन के अधिकार के सम्मान के साथ जीना शामिल है, लेकिन मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि न्यायालय ने गरिमा के साथ मरने के महत्व को मान्यता दी और इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने की विधायिका पर जोर दिया। उसके बाद आया है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश तय किए, जो इसे सक्रिय इच्छा मृत्यु से अलग करता है। यह मामला अरुणा शानबाम से जुड़ा था, जो लगातार वनस्पति अवस्था में थी। न्यायालय ने इच्छा मृत्यु पर विधायी कार्रवाई का अनुमान किया और यह कहा कि इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों तक अनुमति दी जा सकती है,
इस लेकिन उस समय इसे विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु के 5 न्यायाधीशों को पीठ को सौंप दिया और 2016 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मसौदा मान्यता राय मानी गई। कितना सारा केस दिया है बाप। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लिंग के आत्मनिर्णयन एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति के अभिन्न अंग है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 को गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने लिंग पहचान निर्धारित करने और उसे व्यक्त करने का अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद में है शेख जाहिद मुख्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2016। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया जो गोमांस के उपभोग को प्रतिबंध करते हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है जो भोजन चुनने का अधिकार का उल्लंघन करता है। इस निर्णय ने पुष्टि की कि भोजन के विकल्प पर व्यक्तिगत स्वायत्तता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक अनिवार्य घटक है। अब है हादिया केस 2018। हादिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति के अपने धर्म और साथी चुनने का अधिकार बरकरार रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे विकल्प व्यक्तिगत स्वायत्तता के मुख्य पहलू हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न तो राज्य न ही पितृसत्तात्मक प्रभाव किसी व्यक्ति को धर्म एवं विवाह संबंधी व्यक्तिगत निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के महत्व की पुष्टि, मौलिक पसंद के महत्व की पुष्टि करता है। 2024 में न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध अधिकार को भी इसमें शामिल कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसलों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकारों को मान्यता दी और इन संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसकी सुरक्षा को मजबूत किया। ये मामले भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक सुरक्षा के विकास को दर्शाते हैं तथा दर्शाते हैं कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तार करके व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यापक श्रेणी को इसमें शामिल कर दिया। दो 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रमुख परिवर्तन किए गए और 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जबकि आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल पर बल दिया गया। मूल कर्तव्य 51 के यानी कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, माता पिता और अभिभावक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके बाद में शिक्षा के अधिकार आरटी हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन 2009 की मांग को ब्रिटिश सरकार के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी है और इसे साकार होने में एक शताब्दी से अधिक समय लग गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 भारत में मानवाधिकारों के विस्तार में महत्वपूर्ण रहा है। शुरू में इनकी संकीर्ण व्याख्या की गई थी
लेकिन अब इसमें मानव सम्मान, स्वायत्तता, कल्याण के लिए आवश्यक अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो गई है। देखते हैं क्या क्या है। तो गरिमा का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 की व्याख्या करते हुए गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल किया, जिसमें भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसे आवश्यक कल्याणकारी अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है। उसके बाद है गोपनीयता के अधिकार। 2017 में पुट्टा स्वामी मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता, राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की रक्षा करता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिकार। अनुच्छेद 21 का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की रक्षा के लिए किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को इन्हें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करना चाहिए। उसके बाद है प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। न्यायालय ने 21 का विस्तार करते हुए सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार को इसमें शामिल कर दिया, जिसके तहत राज्य के पर्यावरण संरक्षण विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसके बाद है मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 के मामले मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा करता है तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिससे न्याय और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। लैंगिक और सामाजिक अधिकार। अनुच्छेद 21 लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने, हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की रक्षा करने, LGBTQ समुदाय अधिकारों के मान्यता का समर्थन करने में सहायक रहा है। इस तरह से निष्कर्षतः भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 मानव अधिकारों के दायरे का विस्तार कर में महत्वपूर्ण रहा है, जो जीवन एवं स्वतंत्रता के संकीर्ण संरक्षण को विकसित होकर मानव सम्मान, स्वायत्तता और कल्याण के लिए आवश्यक अधिकारों के व्यापक दायरे में शामिल करता है। प्रगतिशील न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इसे गोपनीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण जैसे अधिकारों की रक्षा की है। यह सुनिश्चित करते हैं हुए कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के मनमानी कार्रवाई से समान एवं स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। इस विस्तार ने आर्टिकल 21 को भारत के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। ओके, थैंक यू।